हाय गाइस, तो हमारा ये एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि जो हमारी पहली लाइफ है वो वाटर में आ रखी थी, ठीक है। और जो लाइफ है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी। और ये सारा मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसके आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, तो जो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स होते हैं उनको स्टेलर डिस्टेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंसेस होते हैं इनको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब तुम स्टार्स को देख रहे होते हो तो तुम पास्ट में पीप करते हो, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम टू सेम लाइन दी रखी है कि लाइक अगर तुम किसी स्टार को अभी तुम्हें वो स्टार दिख रहा है ना, तो वो क्या होगा, उसका मतलब कि वो 1 साल पहले वो स्टार उस जगह से निकल गया है, लेकिन तुम्हें दिख अभी रहा है। तो जब भी तुम स्टार्स को देखते हो तुम पास्ट में पीप करते हो। ये स्टेलर डिस्टेंसेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो लाइफ थी वो पहली लाइफ हमारी पानी में आई थी, लेकिन वो जो लाइफ आई थी उसको समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज इसमें आ रखी थी, ठीक है। तो कई सारी थ्योरीज ने बताया कि जो पहली लाइफ है वो कैसे आई थी। उनमें से सबसे पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि फादर स्यूरेज ने दे रखी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो पहली लाइफ है वो गॉड ने क्रिएट की है, ठीक है। लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर गॉड। और उन्होंने ऐसा बताया कि जो लाइफ है वो 6 दिनों में बन गई थी, और ठीक है, और डाइवर्सिटी वॉज क्रिएटेड एज सच एंड विल रिमेन लाइक दिस। और उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब ये बोलेंगे कि इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया था या फिर कोई गलत थ्योरी नहीं थी। बाद में थ्योरीज में मॉडिफिकेशंस आती रहीं, तो उससे समझाया कि जो पहली लाइफ है वो कैसे आई थी। तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दी रखी है कि जो पहली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि जो लाइफ है वो गॉड ने बनाई है। इसमें जो अर्थ है वो 4000 ईयर ओल्ड पुरानी है, और लाइफ 6 दिन में बन गई थी, ठीक है। फिर जो दूसरी थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म आई थी। इसका मतलब हुआ था कि अर्थ पर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कामिटीज़ हो रखी थी जिनकी वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट हुई थी। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, वाइप्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइफ एंड न्यू लाइफ कम। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे पहले अर्थ पर डायनासोर्स वगैरह रहते थे, तो इसमें थ्योरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म में ये समझाया रखा है कि जो डायनासोर्स वगैरह थे, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि उनमें क्या हुआ ना, कई सारे डिस्ट्रक्शन हुआ, और वो जो पहली जो स्पीसीज़ थी कुछ इन्वायरमेंटल कामिटीज़ की वजह से वो पूरी स्पीसीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, और उसकी वजह से तुम्हारी नई स्पीसीज़ आई। लेकिन इस थ्योरी ने अभी तक ये तो एक्सप्लेन नहीं किया ना कि जो पहली स्पीसीज़ है वो कैसे आई, ठीक है। तो ये थ्योरी को भी मतलब एक्सपेक्टेबल नहीं माना गया। तीसरी थ्योरी थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, इसको थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लाइफ है तुम्हारी दूसरी प्लैनेट से आई होती है। जो लाइफ है वो दूसरी प्लैनेट से आई है इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर, कुछ ऐसा था। ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं, इनको याद रखना है। फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस आई थी, फोर्थ थ्योरी। इसका मतलब ये है कि जो लाइफ होती है वो ए बायोटिक चीज़ से आ गई, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है कोई नॉन लिविंग थिंग है ना, उससे लाइफ आ गई। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक रिवर थी, नाइल रिवर, उसके आसपास जो मड पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से कुछ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इंसेक्ट्स ये निकल के आ गए। मतलब कि ये तो बिल्कुल ही बेकार थ्योरी है कि जो रिवर है उसके पास मड पड़ा है, उसमें से कुछ जानवर वगैरह निकल आए, तो तुमने बोल दिया कि वो जो कोई नॉन लिविंग थिंग से लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। तो ये थ्योरी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। और फिर इसका एग्जाम्पल और है ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस का, कि कोई ग्रेन्स रखे हुए थे, उसमें किसी साइंटिस्ट ने अपनी कोई स्वेटी शर्ट डाल दी, पसीने वाली शर्ट डाल दी, थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ से माइस ओरिजिनेटेड हो गए। तो ये थ्योरी को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया था, ठीक है। फिर बाद में जो थ्योरी आई थी दैट इज़ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने बताया था कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब कोई लाइफ है उसी से तुम्हारी लाइफ जनरेट हुई है। इसको क्लास 11th में भी पढ़ाया था, ठीक है, कि जो सेल हैं वो पिछले सेल से बनते हैं, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। और इसका एक पैस्चर एक्सपेरिमेंट आया था टू प्रूव बायोजेनेसिस, जिसने ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया था। तो भाई ये अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बायोजेनेसिस कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो उन्हें ए बायोजेनेसिस को तो डिस्प्रूव्ड करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया। अब इसमें पता है क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा था, मैंने एक फ्लास्क फर्स्ट लिया, फ्लास्क सेकंड लिया। जो पहला वाला फ्लास्क था ना मेरा, उसे मैंने एस शेप्ड फ्लास्क लिया यहाँ से, और ये एक नॉर्मल फ्लास्क था, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, ब्रूथ ले रखा है नीचे। ब्रूथ मतलब है कि हीट किल्ड ईस्ट है और H2O है, तो ये नॉन लिविंग हो गया। यहाँ पर भी हीट किल्ड ईस्ट है और H2O है। अब जब यहाँ से ये कर्व है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पोर्ट्स जो बाहर से आ रहे थे ना वो यहीं पर ट्रैप हो गए, तो ये नॉन लिविंग
थे ये क्या थे, नॉन लिविंग थे, इससे कोई लाइफ थोड़ी ना जनरेट हुई यहाँ पर, क्योंकि ये एस शेप्ड था, तो इससे कोई लाइफ जनरेट नहीं हुई नॉन लिविंग थिंग से, तो डिस्प्रूव हो गई ना थ्योरी। लेकिन इसमें देखोगे ना, तो इसमें ये जो ब्रूथ है नॉन लिविंग, अब यहाँ पर माइक्रोब्स आ गए, तो वो माइक्रोब्स इस नॉन लिविंग थिंग की वजह से थोड़ी ना आए हैं यहाँ पर, ये माइक्रोब्स तो एयर के थ्रू आए हैं, ठीक है, तो इसने ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। वही यहाँ पर मैंने पूरा कंक्लूजन में लिख रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी आई ना, जिसने पूरा मतलब समझा के रख दिया कि जो लाइफ है वो कैसे आई, वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, और इस थ्योरी को प्रपोज किया था ओपेरन रशिया के और हेल्डेन इंग्लैंड के। उन्होंने ये बताया कि जो तुम्हारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था ना, कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, ठीक है, टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, तो ये सब सारी चीज़ें थी ना, नॉन ऑर्गेनिक गैसेस जो थी, तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लाइफ आई। दे सैड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था पहले, लाइटनिंग हो रही थी, हाई टेम्परेचर था, ठीक है, और सन से यूवी रेज आ रही थी, क्योंकि ओजोन नहीं थी ना उस टाइम पर, तो यूवी रेज एंटर कर रही थी, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो यही सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, तुम्हारी नई लाइफ आई। इसको आगे एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स में कुछ नहीं है, देखो कुछ फ्री एटम्स होते हैं, पता ही है, उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ठीक है, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, और इन्हीं से मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर, और इन्हीं से मिलके तुम्हारी सेल बनती है। तो सेल से मिलके तुम्हारी पूरा टिश्यू बन जाएगा, पूरा एक ह्यूमन बींग बन जाएगा, लाइफ आ जाएगी पहली, ठीक है। जैसे पढ़ा होगा ना 11th में कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिलते जाते हैं, प्रोटीन बन जाता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइंट कर दोगे तो फिर डीएनए बन जाएगा, सिंपल शुगर सिंपल शुगर सिंपल शुगर को ज्वाइंट कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाएगी। ये 11th क्लास के बेसिक्स हैं जो आना इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि जो तुम्हारी पहली लाइफ है वो पानी में आई तो कैसे आई, रिस्पॉन्सिबल था लाइफ आने के लिए, पहली लाइफ जो आई। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या था, ये सन है, इससे यूवी रेज आ रही हैं, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ ना, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो गया तो वाटर वेपर टूट नहीं रहा था तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अब क्या हुआ ना, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो गए, और वाटर वेपर से क्या बन गए तुम्हारे, ये देखो मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि वाटर वेपर से फिर क्या बन गए, तुम्हारे क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स के टकराने से क्या हुई, कई सारी लाइटनिंग हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है। जब तुम्हारा अर्थ बन रहा था ना उस टाइम पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इसी की वजह से तो आज हम ओशियंस देखते हैं, गंगा रिवर देखते हैं, यमुना रिवर देखते हैं, यही जो बारिश हुई थी ना इतनी सारी, उसी की वजह से ये सारी रिवर्स बन रखी हैं। और ये जो रिवर थी, तो पहले जो हमारा अर्थ था उस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनऑर्गेनिक गैसेस थी, जैसे कि NH3 CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी ना पहले हमारे अर्थ पर, ठीक है, बाद में ये गैसेस आई, ठीक है। तो जब बारिश होगी तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस, तो जो हमारी बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा, तो ये इनऑर्गेनिक गैसेस भी उसी में डिज़ोल्व हो गई थी, और ये ओशियन है, ठीक है। तो जो हेल्डेन था उसने इस ओशियन को क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप। इसे एक हॉट डाइल्यूट सूप क्यों बोला, क्योंकि इसमें वाटर भी है, इनऑर्गेनिक गैसेस भी हैं। अभी ये इनऑर्गेनिक गैसेस से ऑर्गेनिक गैसेस बन जाएंगी, सेल बन जाएंगी। तो इस टाइप से पहली लाइफ कहाँ आई थी तुम्हारी, ओशियन में आई थी। यहाँ पर कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है। तो ये टेबल को याद करना है कि वाटर वेपर से क्लाउड बने, उसकी वजह से रेन हुई, रेन में ये सारी गैसेस डिज़ोल्व हो गई जो कि ओशियन में चली गई। ओशियन फुल ऑफ केमिकल था, रिएक्टिव था, इसकी वजह से पहली लाइफ आ गई। जो ओपेरन और हेल्डेन थे ना, उन्होंने तो ये चीज़ बता दी थी, लेकिन क्या होता है ना साइंस में, तुम कोई भी चीज़ अगर तुम्हें बताना है तो तुम्हारी चीज़ को ऐसे नहीं मानेंगे, उसमें हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई अगर तुम इस बात को बोल रहे हो तो किस बेसिस पर बोल रहे हो। ऐसी कोई भी बात हवा में नहीं बोल सकते, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा, तब तुम्हारी जो बात है वो मानी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते, ठीक है। जो पहली वाली थ्योरीज थी उनको इसलिए तो डिस्कार्डेड किया गया क्योंकि उनके पास कोई एक प्रॉपर प्रूफ नहीं था। अगर तुम अब साइंस में अपने एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रूफ लेके आओगे, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेके आओगे, तो तुम्हारी बात को वहाँ पर माना जाएगा, नहीं तो थ्योरीज तो मॉडिफाई होती रहती हैं। तो उसी टाइप से बाद में आई थी एक मिलर एंड ओरे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था ओपेरन और हेल्डेन की थ्योरी को, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट को हमें देखना है। तो ये मिलर और ओरे का कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो इस सेटअप में इनका क्या इन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पर कोई बॉइलिंग वाटर था, ठीक है, और ये कोई वैक्यूम पंप लगा रखा था,
जिससे ये स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में यहाँ पर जो बॉइलिंग वाटर था उसके क्या बन गए थे, वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट हो गया। सारी प्रिमिटिव अर्थ की चीज़ें चाहिए जो प्रिमिटिव अर्थ में पहले लाइटनिंग भी तो हो रही थी ना। तो यहाँ स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। 750 ये ले रखा है तुम्हारा, ओके, इतना वोल्ट ले रखा है, और इसकी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। ये स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनको 2:1:2, ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ में कई बार पूछा गया है ये रेशियो, तो इसको करके जाना। ये सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर भी है, ठीक है, और लाइटनिंग हो ही रही है। तो अब यहाँ पर क्या लगा रखा है, वाटर कंडेंसर लगाया रखा है जो कि वाटर को कूल करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब वाटर तुम्हारा क्या होगा, पास होगा, ये वाटर क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वाटर वेपर ये पास हो रहा है ये सारी गैसेस के बाद। अब यहाँ पर ये जो पूरा वाटर है ना, वो यहाँ पर ट्रैप हो गया। कुछ दिनों बाद देखा कि यहाँ पर लाइफ आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वाटर था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गए, ऑर्गेनिक से तुम्हारी लाइफ सेल बन जाएगी, और सेल से तो फिर लाइफ जनरेट हो ही जाती है। ठीक है, तो स्पार्क क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लिए थे, ठीक है, और ये स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर था। कंडेंसर का काम क्या था, वाटर को कूल करना। तो यही पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इंपॉर्टेंट है, करके जाना। यही जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इसको थ्योरी में लिख दिया है कि उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैस ली थी अलोंग विद वाटर वेपर 75 केल्विन वोल्टेज पर और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में। 18 दिन बाद एक्सपेरिमेंट के देखा कि वहाँ पर सिंपल अमीनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, एस्पेरेटिक एसिड, एलिनाइन, ये सब इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। ये वही कंडेंसर के बारे में दिया गया है। इसमें सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे भी वहाँ पर बाद में देखे गए कि ये सारे भी वहाँ पर दिख रहे थे। ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं वो तो कोई भी दिख सकते हैं, ऑर्गेनिक वाले जो तुम बनाओगे। ठीक है, तो इसी टाइप से पहली लाइफ आ गई। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया मिलर और ओरे के थ्रू। ये मिलर और ओरे का जो एक्सपेरिमेंट था इसने बता दिया कि जो मिलर और ओरे का एक्सपेरिमेंट 1953 में उन्होंने किया था, उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फर्स्ट लाइफ केम उसी से आई। ठीक है, पहली लाइफ क्या थी तुम्हारी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की थी। पहला जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो 3 बिलियन ईयर अगो देखा गया। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो, और पहली लाइफ H2O में आई थी। ठीक है, सबसे पहले मतलब इसका मतलब ये है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को देखा गया था, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को नहीं देखा गया था। मतलब आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स ये उन एक्सपेरिमेंट में मिले थे, तो पहले ये लाइफ देखी गई थी। ये टेबल को एक बार पढ़ लेना कि एटम से मॉलिक्यूल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। इससे प्रोटोबायोन्ट्स बनते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स से यूबायोन्ट्स बनते हैं जैसे कि वायरसेस वगैरह। यूबायोन्ट से प्रोकैरियोट्स बनते हैं और प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ लाइफ है समझ में आ गया ना, पहली लाइफ कैसे आई थी। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन से एक्सप्लेन कर दिया कि पहली लाइफ कैसे आई थी। फिर बाद में हमें ये सीखना है कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन कैसे हैं, जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। अब लाइफ तो आ गई, अब वो जो लाइफ है वो इवॉल्व कैसे होती गई। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी आती है, लेमार्किज्म बोलते हैं उसे, या थ्योरी ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना जिस ऑर्गन को यूज़ करोगे ना वो ऑर्गन उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, और अगर किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करोगे तो वो मतलब छोटा हो जाएगा या फिर हट जाएगा अपने आप ही। मतलब ये एक जिस्ट बता दिया मैंने, लेकिन थ्योरी बहुत बड़ी है। ये किसने दी थी ये थ्योरी, लैमार्क ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, एक वाइटल फोर्स होती है दैट इनेबल दैम टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। हर किसी के पास एक इंटरनल फोर्स है जो उनको इनेबल करती है कि वो एक नए ऑर्गन को डेवलप कर ले या फिर वही जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है उसको मॉडिफाई कर ले। और ये जो तुम नए ऑर्गन को डेवलप करते हो या एग्जिस्टिंग ऑर्गन को मॉडिफाई करते हो तो चेंजेस इन एनवायरनमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और यही है इसमें यूज़ और डिसयूज़ थ्योरी, जितना जिस ऑर्गन को यूज़ करोगे उतना वो डेवलप होगा। ठीक है, तो इसी को यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी बोलते हैं। लेकिन यार ये जो है
ये सबके लिए वैलिड नहीं होती है। जैसे वेस्टिजिनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि विजडम टूथ हो गया, हमारी जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरी ठीक है यूज़ और डिसयूज़ वाली, कि अब अपेंडिक्स का यूज़ नहीं होता है तो वो अब हट गया है या छोटा हो गया है, हमारी बॉडी में वो छोटा रह गया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर आई के लिए दें, फिर तो ये बात भी हो गई कि आई को भी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आई क्या है वो उतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगी, तो वो नहीं करेगी ना, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप आई को और कंसंट्रेट करोगे तो और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। लेकिन ये बात मसल्स पर भी वैलिड होती है कि जितना ज़्यादा तुम वर्कआउट करोगे, मसल्स पे वर्क करोगे, ठीक है, तो जो मसल्स हैं वो अच्छी होंगी, गेन करेंगी। तो ये थ्योरी हर चीज़ के लिए वैलिड नहीं थी। इस थ्योरी का चौथा पॉइंट ये भी था, द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो कैरेक्टर्स हम गेन करते हैं ना, जैसे मान लो कोई बॉडी बिल्डर है, उसने अपनी मसल्स बना ली, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो उसने मसल्स बना ली, अब जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें भी वो मसल्स होंगी। तो ये बात सही नहीं है। कोई टीचर है, ठीक है, तो क्या उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी टीचर बनेगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये थ्योरी जो थी वो उतनी एक्सेप्टेबल मानी नहीं गई थी। लैमार्क ने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि जिराफ डेवलप लॉन्गर नेक ओवर टाइम ड्यू टू फॉगेगिंग लीव ऑन ट्रीज व्हेन ग्रास वाज नॉट अवेलेबल। उन्होंने बताया कि जो जिराफ थे, उन्होंने अपनी जो गर्दन है ना उसको बड़ा कर लिया, ठीक है, कि भाई ग्रास नीचे अवेलेबल है नहीं, तो पेड़ से अब क्या है, पत्तियां तोड़नी है, तो पेड़ से पत्तियां तोड़ने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही ऊंचा करते करते उन्होंने अपनी गर्दन इतनी ऊंची कर ली कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी, पहले इतनी नेक थी, फिर इतनी बड़ी नेक हो गई। तो ये थ्योरी सही नहीं थी कि मतलब इस टाइप से जो जिराफ है उसकी जो गर्दन है वो नेक जो है वो लॉन्ग हुई और ये पास्ड ऑन हुई नेक्स्ट जनरेशन में। जो लैमार्क की थ्योरी है उसको डिस्प्रूव कर दिया था विजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ने, ठीक है। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्प्रूव्ड कर दिया था। उन्होंने एक चूहा लिया, 22 जनरेशन्स तक उसकी पूंछ को काटते गए, लेकिन उन्होंने देखा कि हर जनरेशन में भाई एक जनरेशन में पूंछ को काट दिया, तो लैमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो दूसरी जनरेशन में भी उस चूहे के बच्चे की पूंछ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब दूसरी बार देख रहे थे तो उसकी पूंछ तो थी। उन्होंने 22 जनरेशन तक पूंछ काटते गए लेकिन फिर से पूंछ मिली। तो इस टाइप से लैमार्क की थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। देखो हमारी बॉडी में ना दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं, एक जर्म सेल होती हैं। अगर सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन अगर जर्म सेल्स में कोई चेंज आता है तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब डार्विन की थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका एक पूरा वन शॉट भी डाल दूंगी सारे वीडियोस को कंबाइन करके। लेकिन अभी हम पार्ट वाइज ही चलेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता।